चलो, तो गाइस कल की क्लास में हमने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डिस्कस कर ली थी। मैंने कहा था देयर आर टू मोर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो हमको डिस्कस करना है। बेसिक उनका डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होती हैं। ठीक है, देयर विल बी अ लॉट टू अंडरस्टैंड, लेकिन लिखने के लिए बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो देखते हैं। द फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज और नेक्स्ट मल्टी लेवल क्यू शेड्यूल। तो क्या होता है, जनरली हमारी जो रेडी स्टेट है उसके अंदर हम सिर्फ एक ही रेडी क्यू मेंटेन करते हैं। लेकिन इफ आई एम सेइंग मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, देन विल इवेंचुअली मेंटेन मल्टीपल नंबर ऑफ क्यूज इन द रेडी स्टेट। तो सिर्फ एक क्यू नहीं होगी, बहुत सारी क्यू होगी। सर बहुत सारी क्यू का होने का क्या फायदा, समझेंगे बात को। ठीक है, तो क्या कहानी समझना है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग, in this scheduling, multiple ready queues are maintained in the ready state। सर ऐसा क्यों करने की जरूरत है, बात समझना। हम लोग जनरली कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिफाइन करें तो होता क्या है, हमारा जो टास्क है दिस इज टू मैक्सिमाइज द थ्रूपुट एंड मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड एट द सेम टाइम वी वांट टू मिनिमाइज द वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एंड वी वांट टू मिनिमाइज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं कुछ भी करने की कोशिश करूं, लेट्स थिंक कि मैं शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। समहाउ आई नो हाउ टू कैलकुलेट दी और हाउ टू प्रेडिक्ट दी बर्स्ट टाइम ऑफ दी प्रोसेस। वो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है एक्चुअल बर्स्ट टाइम के साथ, तो हमको वो प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम दैट वी हैव सम प्रेडिक्शन मैकेनिज्म एंड वी नो दैट व्हाट विल बी दी अप्रोक्सीमेट और प्रेडिक्टेड बर्स्ट टाइम फॉर दी प्रोसेस, और उसके बेसिस पे हम शेड्यूलिंग करेंगे। तो जनरली अगर हम प्रायोरिटी में अलग अलग टाइप से असाइन करता हूं, तो अगर मैं शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट यूज कर रहा हूं तो प्रोसेस को जो प्रायोरिटी मिलेगी वो किस बेसिस पे मिलेगी, प्रोसेस को प्रायोरिटी मिलेगी बेस्ड ऑन देयर बर्स्ट टाइम। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई एक सिस्टम प्रोसेस हो, कैसी एक सिस्टम प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। आप उनकी एग्जीक्यूशन को ज्यादा टाइम तक डिले नहीं कर सकते, ज्यादा टाइम तक अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ द आइडिया इज अगर कोई सिस्टम प्रोसेस ऐसी है जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर सिस्टम प्रोसेस ऐसी है जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है और जो बाकी डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेसेस हैं वो कंपैरेटिवली शॉर्टर बर्स्ट टाइम की हैं, तो क्या होगा, क्योंकि एल्गोरिथम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम है, तो आप क्या करोगे, आप जो प्रोसेसेस शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम की, इसका मतलब जो यूजर प्रोसेस हैं या जो दूसरी नॉन सिस्टम प्रोसेस हैं उनको एग्जीक्यूट करते रहोगे, और बिकॉज आपका जो प्रायोरिटी है वो बर्स्ट टाइम के बेस पे डिफाइन है, इसलिए आप उस सिस्टम प्रोसेस को डिले करते रहोगे। हाँ या ना, तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट वहां पर गंदा गंदा खेलने लगे। लेट्स एज्यूम कि आप प्रोसेस को प्रायोरिटी देते हो, लेट्स एज्यूम कि आप प्रोसेस को प्रायोरिटी देते हो। अब जो जितनी भी सिस्टम प्रोसेस आती हैं, अगर उनकी प्रायोरिटी, ऑब्वियसली सिस्टम प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होती है, ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम या फिर कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जो सिस्टम प्रोसेस को छोड़ दो क्योंकि उनको तो एग्जीक्यूट करना जल्दी जरूरी है, लेकिन अगर मैं यूजर प्रोसेस की सिर्फ बात करता हूं, अगर मैं सिर्फ यूजर प्रोसेस की बात करता हूं, तो क्या होगा कि वो प्रोसेसेस जो इंटरेक्टिव प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी उनका बस उनकी प्रायोरिटी कम है। जो इंटरेक्टिव प्रोसेस नहीं है लेकिन फिर भी उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और जो इंटरेक्टिव प्रोसेस है उनकी प्रायोरिटी कम है, तो जो नॉन इंटरेक्टिव प्रोसेस है उनका एग्जीक्यूशन होता रहेगा बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, और दूसरी प्रोसेसेस वेट करती रहेंगी एग्जीक्यूशन के लिए, और उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। तो इन्होंने कुछ एक नया डिफाइन करने की कोशिश की कि हम सारी चीजों को क्या एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, कि जो प्रोसेस जरूरी है उनको सबसे पहले मौका मिले, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल की प्रोसेस जरूरी है उनको उसके बाद तुरंत मौका मिले, इस तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ एक सिंगल रेडी क्यू, अगर एक ही रेडी क्यू होगी तो उसमें जितनी भी प्रोसेस है उनके बीच में सारी एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगी। अब क्या होगा, सारी एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करेंगी, में जो क्यूज हैं आपकी रेडी स्टेट में उनको बेस्ड ऑन दी क्लास ऑफ प्रोसेस देखूंगा। कैसे, कि मैं बहुत सारी क्यू बना दूंगा, एक क्यू होगी जो सिस्टम प्रोसेस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोसेस है उनको कंटेन करती होगी, दूसरी जो क्यू होगी वो इंटरेक्टिव प्रोसेस को कंटेन करती होंगी, दूसरी उसके या फिर फॉरग्राउंड प्रोसेस जिनको मैं बोलता हूँ, या तो फिर आपकी जो बैकग्राउंड प्रोसेस होंगी उनके लिए एक अलग क्यू होगी। इस तरीके से आप मल्टीपल लेवल्स ऑफ क्यू बना सकते हो। तो आप सबसे पहले किनको सर्व करने की कोशिश करोगे, जो सिस्टम प्रोसेस है सबसे पहले उनको सर्व करने की कोशिश करोगे। अब अगर सारी सिस्टम प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करोगे, जो आपकी फोरग्राउंड प्रोसेस है या जो इंटरेक्टिव प्रोसेस है आप उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे। जब वो भी खत्म हो जाए और सिस्टम प्रोसेस भी खत्म हो जाए तब जाकर के बैकग्राउंड प्रोसेस के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो तो कोई रिस्पॉन्स क्रिएट कर ही नहीं रही ना यूजर के लिए। क्लियर है, ठीक है। तो इन दिस शेड्यूलिंग मल्टीपल रेडी क्यूज आर मेंटेन्ड इन द रेडी स्टेट। कैसे काम करेगा, let's assume that this is your ready state। इस रेडी स्टेट में मैं बहुत सारी क्यू मेंटेन कर, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, जब सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपके पास रेडी स्टेट्स के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, तो आपने क्या किया, अलग अलग क्यूज यहाँ पर डिफाइन कर दी। दिस इज वन रेडी क्यू, कुछ प्रोसेस इस रेडी क्यू में होंगी। दिस इज अनदर रेडी क्यू, कुछ प्रोसेसेस इस रेडी क्यू में होंगी। दिस इज अनदर रेडी क्यू, कुछ प्रोसेसेस इस रेडी क्यू में होंगी। ठीक है, तो लेट मी नेम देम। दिस इज अ रेडी क्यू 1, this is a ready queue 2, this is a ready queue। So you can eventually have multiple number of queues in the ready state। Now किस बेसिस पे डिफाइन की है आपने, ये रेडी क्यूज डिजाइन की है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेसेस। लेट्स एज्यूम कि जो रेडी क्यू 1 है वो सिस्टम प्रोसेसेस को कंटेन करती है, सिस्टम प्रोसेसेस। नाउ ये जो रेडी क्यू 2 है ये लेट्स एज्यूम इंटरेक्टिव या फिर फॉरग्राउंड प्रोसेसेस को स्टोर करने के काम में आती है, और ये है आपकी बैकग्राउंड प्रोसेस को। सो देयर मे बी अदर क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोसेसेस एज वेल, है ना। सो आपकी जो इंटरेक्टिव प्रोसेसेस हैं वो नॉर्मल फॉरग्राउंड प्रोसेस हो सकती हैं, या तो फिर फॉरग्राउंड प्रोसेस जिनको एडिटिंग की रिक्वायर्ड है वो हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं। ये कुछ अजीब सा तिरछा तिरछा सा दिख रहा है, पर कोई बात नहीं। ठीक है, अब कहानी समझना। ये आपकी रेडी स्टेट है, आपने रेडी स्टेट में मल्टीपल रेडी क्यूज बना ली है, और जो रेडी क्यू है वो अलग अलग टाइप की प्रोसेस को स्टोर कराने के काम में आ रही है। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं हम, different queues are used to स्टोर तो नहीं बोलूंगा, different classes of processes। Clear? Now
इनिशियली जब भी आपका सिस्टम, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होगी तो वो या तो सिस्टम प्रोसेस होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेटेड प्रोसेस होगी, या तो वो फोरग्राउंड प्रोसेस होगी, या वो बैकग्राउंड प्रोसेस होगी। तो इनिशियली आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो क्यू में इंसर्ट की जाएंगी बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन दी टाइप। ठीक है, सो जस्ट नोट दिस डाउन। Initially, processes are inserted into the queue based on their type, कि वो किस टाइप की है। ठीक है, नाउ ये जितनी भी क्यू है इनको मैं डिफरेंट प्रायोरिटी असाइन करूँ। इसकी भी बात कर लेते हैं, यहां पर लिख दो डिफरेंट क्यूज आर असाइंड विथ डिफरेंट प्रायोरिटी। तो किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो प्रोसेस है, जो सिस्टम प्रोसेस है, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट। तो अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो हाउ डज प्रायोरिटी वर्क? दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड दिस इज अ lowest priority। समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कि अभी तक हम सिर्फ एक ही क्यू में सारे के सारे टाइप की प्रोसेस डाल देते थे और सारे टाइप की प्रोसेस एक दूसरे से कॉम्पीट करती थी बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं शॉर्टेज ऑफ कॉस्ट करता तो आपकी जो सिस्टम प्रोसेस थी वो लेंदी अगर होती तो आपकी जो सिस्टम प्रोसेस थी वो भी शॉर्टर साइज की बैकग्राउंड या फोरग्राउंड प्रोसेस के साथ कॉम्पीट करती, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, अगर प्रायोरिटी के बेसिस पे करता तो अगर फोरग्राउंड कोई ऐसी प्रोसेस होती जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा असाइन कर देता ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फिर वो वाली प्रोसेस आपकी सिस्टम प्रोसेस के साथ कॉम्पीट करती, या तो फिर इसके बेसिस पे अगर मैं दो प्रायोरिटी देखता तो जो शॉर्टर प्रोसेस है वो शायद स्टार्ट कर सकती थी, या तो फिर कॉन्वॉय इफेक्ट टाइप की फीलिंग आ सकती थी। यहाँ पर जो लेंदी प्रोसेस थी अगर उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती तो वो पहले एग्जीक्यूट कर देती, और उस केस में आपके सिस्टम का जो एवरेज वेटिंग टाइम था, एवरेज टर्नअराउंड टाइम था, वो इंक्रीज हो सकता था। तो अलग अलग सिचुएशन थी, इसलिए हमने क्या किया कि हमने अब भाई रेडी स्टेट के अंदर एक सिंगल क्यू मेंटेन करने का कॉन्सेप्ट ही छोड़ दिया। हमने बोला बहुत सारी क्यू बना लेते हैं और हर क्यू एक डिफरेंट टाइप और डिफरेंट क्लास ऑफ प्रोसेस को स्टोर करने के काम में आएगी। और मेरे जो क्यूज है, अब मैं प्रोसेस की प्रायोरिटी को ना देखते हुए, अब मैं ये नहीं देखूंगा कि प्रोसेस की प्रायोरिटी कैसी है, उसके ऊपर भी फोकस हो सकता है, लेकिन फोकस प्रोसेस की प्रायोरिटी को ना देखते हुए मैं आपकी क्यूज को प्रायोरिटी असाइन करूंगा। इसका मतलब मैं प्रोसेस की तो अपनी प्रायोरिटी होगी ही, उसी के साथ साथ मैं क्यूज को भी प्रायोरिटी असाइन कर रहा हूँ। बात समझना है ना? क्या होगा सर, पहली बार प्रोसेस कैसे आएंगी? सर पहली बार जब प्रोसेस आएंगी तो पहली बार प्रोसेस इंसर्ट करें, पहली बार प्रोसेस को इंसर्ट कराया जाएगा इन दी क्यू बेस्ड ऑन द क्लास। ये अगर सिस्टम प्रोसेस होंगी तो वो फर्स्ट क्यू में इंसर्ट कराई जाएंगी, अगर फोरग्राउंड प्रोसेस होंगी तो वो फोरग्राउंड प्रोसेस वाली जो क्यू है उसमें इंसर्ट कराई जाएंगी। सिमिलरली फॉर बैकग्राउंड प्रोसेसेस अगर होंगी तो वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस को स्टोर करने के लिए जो क्यू यूज हो रही है उसके अंदर स्टोर कराई जाएंगी। क्लियर? चल अब थोड़ा सा और देखते हैं। तो इनिशियली ये इस तरीके से स्टोर होंगी। नाउ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में क्या होगा? मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में अगर एक बार मैंने किसी प्रोसेस को एक क्यू के अंदर डाल दिया तो वो हमेशा उसी क्यू में रहेगी। आपकी प्रोसेस एक क्यू से दूसरी क्यू में नहीं जा सकती। समझ गए? सो there is another note, so just note down. Initially processes are inserted into the queue based on their type or class, and
they will remain there, or they will remain in that particular queue until they are serviced. What does it mean? Until they are serviced means that there will be no exchange of processes among the queue. Sir, not questioning your knowledge, but it's YouTube from your channel enough for gate preparation. बेटा YouTube के अंदर जितना होगा वो गेट प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ YouTube पे शायद सारा सब कुछ ना मिले, है ना? ठीक है कृष्णा अग्रवाल, जितना टॉपिक मैं करा दे रहा हूँ, इस तरीके से कह सकता हूँ कि जितने टॉपिक्स मैं करा दे रहा हूँ उन टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हम लोगों ने यूट्यूब पे कर लिया है, वो टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गेट में आपको जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है दोज आर सफिशिएंट। उसके अलावा आपको किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं है, बट कंप्लीट ऑब्वियसली नॉट। सो मैंने प्रोसेस को इंसर्ट करा दिया, जो ओएस टाइप की प्रोसेस थी वो ओएस टाइप की प्रोसेस वाली क्यू में चली गई एंड सो ऑन, उसमें चली गई, और वो प्रोसेस वहीं पर रहेंगे जब तक कि उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कि वो प्रोसेस सर्विस नहीं हो जाती। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं, दैट इज processes cannot be moved among the queues। एक क्यू से दूसरी क्यू में नहीं जाएगा। ठीक है, चल देखो समझने के लिए बहुत कुछ है, धीमे धीमे ही समझा पाऊंगा, अदरवाइज सबको फिर वो थ्योरेटिकल लगेगा, कुछ समझ में आएगा नहीं। तो ये वाली सारी स्टेट आ गई। अब देखना सर शेड्यूलिंग कैसे होगी। सर शेड्यूलिंग के दो तरीके हैं सर। सो फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन वन शुड ऑफर रिमोट ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास हमें रखेगी। ऑफलाइन क्लास तो हमारे यहाँ है ही नहीं, है ना। ऑफलाइन क्लासेस अभी तो नहीं है, करेंटली नहीं है। यार प्लानिंग जल्दी होंगी यार, ये सारे आंसर मैं बाद में दूंगा। पहले अगर पढ़ने आए हो तो पहले पढ़ लो, क्वेश्चन पूछने आए हो तो वेट कर, क्वेश्चन के ऊपर बाद में बात करें, पहले पढ़ा दें फिर बाकी कुछ और सोचें, है ना। तो सर शेड्यूलिंग कैसे होगी। सर शेड्यूलिंग के लिए सबसे पहले तो आपकी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की क्यू है, सबसे पहले उससे प्रोसेसेस को शेड्यूल किया जाएगा। सुनना अच्छे से, अब मैं ये लिखवाऊंगा नहीं, ये अच्छे से समझना। क्या या तो देखते हैं। सबसे पहले आपकी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की क्यू है उससे प्रोसेस को शेड्यूल किया जाएगा। जब तक हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस को कंटेन करने वाली क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, जब तक हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली क्यू की सारी प्रोसेस सर्व नहीं हो जाती, या तो फिर जब तक हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक मैं नेक्स्ट लोअर प्रायोरिटी वाली क्यू से किसी भी प्रोसेस को शेड्यूल नहीं करूंगा इफ आई एम यूजिंग मल्टी लेवल क्यू। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड प्रायोरिटी, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स प्रायोरिटी। तो यहाँ पे जो शेड्यूलिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिखवा पाना बहुत मुश्किल है, सिर्फ सुनो कि क्या हो सकता है और फिर आप बोलोगे सर फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सर क्वेश्चन सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका है, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं दैट देयर इज नो क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन और देयर इज नो बाय डिफॉल्ट क्यू डेफिनेशन फॉर मल्टी लेवल क्यू। लोगों ने अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट की है, तो अगर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, सुनना अच्छे से, डोंट गेट कंफ्यूज, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सिर्फ उनको समझो। सर क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, क्वेश्चन आ गया तो अगर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा तो वो क्वेश्चन के अंदर, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा तो क्वेश्चन के अंदर क्रिस्टल क्लियर डिफाइन करेगा, वो क्वेश्चन के अंदर क्रिस्टल क्लियर तरीके से डिफाइन करेगा दैट हाउ द प्रोसेसेस आर बीइंग शेड्यूल्ड फ्रॉम दिस डिफरेंट क्यूज, राइट। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख करके कंफ्यूज मत हो गई ये कहानी। हाँ, ये बोर्ड को कुछ करना पड़ेगा।
अब सबसे पहले फिर शेड्यूलिंग कैसे होगी तो देखना, different scheduling algorithms can be implemented different scheduling algorithms can be implemented in different ready queue. What does it mean? सर, ऐसा हो सकता है कि आपकी जो सिस्टम प्रोसेस है, ऐसा हो सकता है कि ये सिस्टम प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग जो क्यू है वहां पर आप राउंड रॉबिन यूज कर रहे हो. Let's assume that the scheduling which is being used in this particular queue is round robin, and let's assume that the time quantum for this round robin scheduling is whatever 4 time unit. Round robin scheduling is 4 time unit. Now ऐसा हो सकता है कि जो foreground processes हैं उनके लिए जो शेड्यूलिंग यूज हो रही है that is shortest job first. इसका मतलब as long as you are scheduling the processes, as long as you are scheduling the processes from this particular ready queue 1, the algorithm which will be used for the purpose of scheduling will be round robin with a time quantum 4. Now as long as you are scheduling the process from this foreground processes, it means that the scheduling algorithm that will be used for the purpose of scheduling will be shortest job first. And you can use one of these two scheduling for this last queue, or you can use an entirely different scheduling algorithm for the purpose of scheduling the processes from this last queue. So let's assume that we are implementing FCFS. Just the example. So this is what I'm trying to explain. कि different processes, different queues की priority different है, और जो different queue है, जो scheduling होगी वो तो within the queue होगी ना. शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो रन करेगी वो तो विद इन दी क्यू रन करेगी कि उस क्यू में कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं. तो उस क्यू से जब आप शेड्यूलिंग कर रहे हो तो उस क्यू से शेड्यूल करने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज हो रही है दैट कैन बी डिफाइंड एक्सप्लिसिटली. तो रेडी क्यू 1 से राउंड रॉबिन, रेडी क्यू 2 में अगर आप शेड्यूलिंग करोगे तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, और रेडी क्यू 3 से शेड्यूलिंग करोगे तो लेट्स अज्यूम दैट यू आर यूजिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. क्लियर है इतनी कहानी? क्या इतनी कहानी क्लियर है? इतना बताओ. क्या इतनी कहानी क्लियर है कि हाँ सर ऐसा कुछ कुछ समझ में तो कुछ कुछ तो चमक रहा है कि आपने अब एक रेडी क्यू मेंटेन नहीं की है, आपने बहुत सारी रेडी क्यू बना ली है, और आप जो रेडी क्यू के अंदर प्रोसेसेस डाल रहे हो वो उन प्रोसेसेस की क्लास के बेसिस पे डाल रहे हो. आपने रेडी क्यू जो है उनको भी प्रायोरिटी असाइन की है, और विद इन दी क्यू जो प्रोसेसेस होंगी उनकी अपनी डिफरेंट प्रायोरिटी हो सकती है. ठीक है. नाउ विद इन दी क्यू, विद इन दी रेडी क्यू जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यूज होंगी वो भी अमंग दी क्यूज डिफर कर सकती हैं. दैट अलग अलग आपकी जो रेडी क्यू है वो अलग अलग शेड्यूलिंग यूज कर सकती है. अब बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या कहानी है. अगर आप मुझसे पूछो कि ओवरऑल शेड्यूलिंग कैसे होगी, ओवरऑल शेड्यूलिंग कैसे होगी, तो क्या होगा. सबसे पहले मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली जो क्यू है, सबसे पहले जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली क्यू है उससे प्रोसेस को शेड्यूल करूंगा. ठीक है. बेस्ड ऑन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर क्यू. क्लियर. और जब सारी की सारी प्रोसेसेस इस पर्टिकुलर क्यू से शेड्यूल हो चुकी होंगी, इसका मतलब जब ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली क्यू एम्प्टी हो चुकी होगी, तब मैं नेक्स्ट लो प्रायोरिटी वाली जो प्रोसेस है उससे नेक्स्ट प्रायोरिटी वाली जो क्यू है उससे प्रोसेस को शेड्यूल करूंगा बेस्ड ऑन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बीइंग यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर क्यू. क्लियर? क्लियर? ठीक है. नाउ ये एक तरीका है, ये एक तरीका है. सो सर इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट डिफाइन किए गए हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. क्या हो रहा है कि एक तरीका ये है, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्रायोरिटी. इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्रायोरिटी. इसका मतलब प्रोसेसेस फ्रॉम द क्यू कैन बी शेड्यूल्ड इन टू डिफरेंट वेज.
टाइम स्लाइस। सो यहाँ पर दो चीजें होंगी। सर व्हाट इज दिस फिक्स्ड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग? तो इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फिक्स प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो मैं अभी बोला वो चीज क्या? तो इस केस में क्या होता है? प्रोसेसेस फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू, जिस भी क्यू की प्रायोरिटी ज्यादा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू are scheduled first based on the scheduling algorithm being used in that queue. Yeah, next. And processes from the next lower priority queue के बाद जो lower priority वाली है, processes from the next lower priority queue can be scheduled only if the queue only if queue of higher priority is empty. That is, once you have executed all the processes from the higher priority queue, then only you will move to the next lower priority queue. If you have scheduled all the processes from that priority queue, then you will move to the next queue and so on. Okay. But sir, let's try to understand. Let's assume that you were scheduling certain process, and at some point of time, this ready queue 1 becomes empty. At some point of time, this ready queue 1 becomes empty. समझना, बिना समझे काम करोगे, बाद में मुझको गालियां दोगे, ऐसा मुझे मत सुनाना भैया. Let's assume that this ready queue of highest priority becomes empty, and you start scheduling the processes from this particular queue. Now, what happens when we are scheduling? What happens if we are scheduling the processes from this ready queue 2 and a new process arrives into the ready queue 1? What happens if we are scheduling the processes from ready queue 2 and a new process arrives into ready queue 1? Tell me, what can be done? गुड इवनिंग श्री राम प्रसाद. बोलो क्या करना है? So one thing is sure, सुनना बात. One thing is sure that if a new process arrives into ready queue 1, then we'll eventually schedule the process from the ready queue.
We will eventually schedule the process from the ready queue 1. But there are two modes. It can be preemptive or non-preemptive. There are two modes. It can be preemptive or non-preemptive. What does it mean? Non-preemptive means whatever process or whichever process is being executed using the ready queue 2 or from the ready queue 2. First, we'll let that process complete its execution. And once the execution of that process completes, or once that process leaves the CPU, we'll go and we will schedule the process from the highest priority queue. That's one concept. Another thing is, this may be preemptive. What does it mean? The moment a new process arrive into the higher priority queue, we will preempt the process of this ready queue 2 from the CPU, and we will schedule the process from ready queue 1. Clear? And this is possible even in case of first come first serve and shortage of first scheduling algorithms which are non-preemptive. इसका मतलब सुनना, कहानी क्या है? Within the queue, the processes cannot preempt each other. But overall you are using the preemptive scheduling. इसका मतलब अगर कोई प्रोसेस रेडी क्यू 2 की कोई प्रोसेस सीपीयू पर शेड्यूल हो रखी है और ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो इस क्यू की कोई दूसरी प्रोसेस उस एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकती. बट अगर आप ओवरऑल सिनेरियो में प्रीएम्पशन यूज कर रहे हो तो क्या होगा? दो रेडी क्यू 2 की कोई प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रही प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकती, पर अगर रेडी क्यू 1 में कोई प्रोसेस आ जाती है और अगर आप प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज कर रहे हो तो यहां पर आप उस प्रोसेस को जो सीपीयू पर एग्जीक्यूट कर रही थी उसको प्रीएम्प्ट करोगे, बिकॉज दैट प्रीएम्पशन इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोसेसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस क्यू इन व्हिच वी आर इंप्लीमेंटिंग non-preemptive scheduling, but this will be with respect to the execution of a process of a higher priority queue. समझे बात को? क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कॉम्प्लिकेटेड है जो बोल रहा हूं उसको समझ रहे हो? समझे क्या बोल रहा हूं? दो डिफरेंट सिचुएशन है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव के दो कॉन्टेक्स्ट हैं यहां पर. एक तो विद इन दी क्यू जो प्रीएम्प्शन होता था उसको अभी भूल जाओ. वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि विद इन दी क्यू जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज हो रही है वो प्रीएम्प्टिव है या नॉन प्रीएम्प्टिव है. ठीक है, बट इवन व्हेन द scheduling algorithm which is being used in a particular queue is non-preemptive, then also that process can be preempted from the CPU if the preemptive scheduling is being used among the queues of the processes. Clear? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना. इसलिए वो बोलो चीजें बहुत सारी हैं, इन सबको लिखना या तो फिर इसके अंदर बहुत सारे क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हैं इसलिए क्वेश्चन फ्रेम करना विल बी वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि अगर वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा तो फिर उसको बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी एंड दैट विल बिकम अ गुड क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि वो आप फिर तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको रेडी क्यू के मल्टीपल क्यू शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग के बारे में सब कुछ पता हो. ठीक है, चलो, सो दैट्स द आइडिया. चलते हैं इसको थोड़ा सा लिखवाने की कोशिश करता हूं कि क्या होगा. हमने क्या बोला है? फिक्स्ड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर प्रोसेसेस फ्रॉम द हाईएस्ट क्यू are scheduled first on the scheduling algorithm based on the scheduling algorithm being used in that particular queue, and processes from the next priority queue can be scheduled only if the queue of the higher priority is empty. That is, you have scheduled all the processes from the higher priority queue. Sir, means if a process come in highest priority queue, then lower priority queue may preempt. If Rupam, if you are using preemption among the queues, if you are using the preemptive scheduling among the queues,
चलो इसको मैं फाइनली एक साथ लिखवा दूंगा, बट आई होप you have understood this. Now what will just write down. When we are executing a process from a lower priority queue and a new process arrive into higher priority queue, then we will go back to the process of higher priority queue and this can be done in two ways. And this can be done in two ways. What? First, in a non-preemptive manner. What does it mean? That is, complete the execution of the currently executing process currently executing process of execution of the currently executing process of lower priority queue then only schedule the process from higher priority queue सारी की सारी प्रोसेस नहीं, जो करंटली रन कर रही थी तो उसकी बात कर रहा हूं. Then only schedule the process from higher priority queue. And second, in preemptive manner. What does it mean? That is, preempt the currently running process so now ये important है. Preempt the currently running process of lower priority queue irrespective of scheduling algorithm being used in that particular queue.
So currently running preempt the process of the of lower priority queue and schedule the process चमका चमका कि नहीं चमका चमका पूरी कहानी क्लियर होनी चाहिए भाई। मुझे ये समझ में आना चाहिए कि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअल में मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग इंप्लीमेंट कैसे कैसे की जा सकती है और क्या क्या कहानियां हो सकती हैं। चमका दोनों ही तरीके हैं। आप या तो जो करेंटली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी उसके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट होने दे सकते हो और उसके बाद जो हायर प्रायोरिटी की क्यू की जो प्रोसेस है उसको शेड्यूल कर सकते हो, या तो फिर आप अगर प्रीएम्प्टिव यूज करते हो तो ऑन स्पॉट यू विल इवेंचुअली प्रीएम्प्ट द प्रोसेस करेंटली रनिंग प्रोसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बीइंग यूज्ड, क्योंकि उस क्यू के बेसिस पे जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थी वो प्रीएम्प्टिव या नॉन प्रीएम्प्टिव हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन में आप प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज कर रहे हो। इसका मतलब विद इन दी क्यू the algorithm or within the queue the scheduling is preemptive, or sorry among the queue the scheduling is preemptive. Okay? So that's one way. तो ये कौन सा था सर? ये था फिक्स्ड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो मैंने क्या बोला था, दो तरीके से कर सकते हैं क्या, या तो आप फिक्स प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज कर सकते हो या तो फिर आप टाइम स्लाइसिंग यूज कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम स्लाइसिंग? व्हाट डू यू मीन बाय टाइम स्लाइसिंग? दैट आपकी जो अलग अलग क्यू है आप उनको अलग अलग टाइम डिफाइन दे सकते हो, आप अलग अलग टाइम दे सकते हो कि फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लेट्स एज्यूम कि 70% ऑफ टाइम, लेट्स एज्यूम कि 70% ऑफ टाइम इज हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट 20% ऑफ टाइम इज लोअर लेवल प्रायोरिटी की क्यू से प्रोसेस को शेड्यूल करवाऊंगा। Then for 10% of time इस lowest level प्रायोरिटी की क्यू से प्रोसेस को शेड्यूल करवाऊंगा एंड फिर वापस से इसके खत्म होने के बाद वापस से आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली क्यू की प्रोसेस को शेड्यूल करने चला जाऊंगा। समझ गए कहानी को? ये कहानी भी क्लियर है कि भाई आपका जो गिवन टाइम है उसको प्रोसेस के जो क्यूज हैं उनके बीच में शेयर करोगे। कौन सा कलर था? टाइम स्लाइस। CPU time is shared for the execution of processes from different queue. Example, let for 70 time units we allow the processes from ready Q1
then for next 20 time unit और 70% टाइम यूनिट की बात नहीं करते. Whatever the time slicing you are using. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए इसको देखना. फॉर नेक्स्ट 20% टाइम वी अलाउ the processes from DQ2 and for next 10% time we allow the processes from DQ3 and then we go back to DQ1. And so on. So let's assume कि आपने टाइम स्लाइस ले लिया. Let's assume कि अगर आपने टाइम स्लाइस ले लिया 200 मिलीसेकंड. अगर आपने टाइम स्लाइस ले लिया 200 मिलीसेकंड का, तो आपने क्या किया, इस 200 मिलीसेकंड का 70%, इसका मतलब सबसे पहले मैं 140 मिलीसेकंड के लिए रेडी क्यू 1 से प्रोसेस को शेड्यूल करूंगा. फिर आपका 20%, इसका मतलब 40 मिलीसेकंड के लिए रेडी क्यू 2 से प्रोसेस को शेड्यूल करूंगा. फिर 20 मिलीसेकंड के लिए रेडी क्यू 3 से प्रोसेस को शेड्यूल करूंगा. फिर नेक्स्ट 140 मिलीसेकंड के लिए रेडी क्यू 1 से प्रोसेस को शेड्यूल करूंगा. एंड सो ऑन. इस तरीके से कहानी चलती जाएगी. क्लियर है? क्लियर अब कहानी पूरी कि भाई कैसे टाइम स्लाइसिंग यूज होगी. कि आपने जो भी टाइम स्लाइस लिया होगा उस टाइम स्लाइस का कुछ परसेंटेज ऑफ टाइम आप रेडी क्यू 1 को दोगे, देन कुछ परसेंट ऑफ टाइम आप रेडी क्यू 2 को दोगे, फिर कुछ परसेंटेज ऑफ टाइम आप रेडी क्यू 3 को दोगे, एंड सो ऑन. है ना? तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं. इसको आपको इतना डिटेल में ये मिलेगा नहीं, तो इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है लोगों के लिए अलग अलग टाइम पर. तो दैट्स वन वे. तो ये क्या है, हमारा मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग. क्या? सुन लो वापस एक बार क्विक रिवीजन ऑफ एवरीथिंग, ताकि आपको पिक्चरें क्लियर रहें. क्या बोला हमने, आपका जो रेडी स्टेट है उसको नंबर ऑफ क्यूज में डिवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है ना? हर क्यू को एक प्रायोरिटी असाइन की जाएगी. वो जो क्यू का डिवीजन होगा वो बेस्ड ऑन दी टाइप और बेस्ड ऑन दी क्लास ऑफ प्रोसेस होगा. आप पहली बार जब कोई प्रोसेस क्रिएट होगी तो उसको किस क्यू में डालोगे, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो जो प्रोसेस क्रिएट हुई है वो किस टाइप की प्रोसेस है. एक बार प्रोसेस जिस क्यू में चली गई उसी क्यू में रहेगी जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता. रिमेंबर, दिस इज व्हाट this is where the multi-level queue scheduling is different from multi-level feedback queue scheduling. क्या होगा, इसके अंदर एक बार प्रोसेस जिस क्यू में चली गई वो उसी क्यू के अंदर रहेगी. ठीक है. नाउ the priorities will be assigned to the different queues. ठीक है. सर काम कैसे होगा? So आपके पास जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रोसेस है किस तरीके से शेड्यूल होंगी इन क्यू से, इसके लिए हमारे पास दो डिफरेंट तरीके हैं. या तो हम फिक्स प्रायोरिटी यूज कर सकते हैं या तो हम टाइम स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं. फिक्स प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी की क्यू से प्रोसेस को शेड्यूल करूंगा. जब तक वो क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक मैं नेक्स्ट लोअर प्रायोरिटी वाली क्यू से किसी भी प्रोसेस को शेड्यूल नहीं करूंगा. ठीक है. तो ये है फिक्स प्रायोरिटी. इसका मतलब जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसकी सबसे पहले जब तक कंप्लीट नहीं होगी दूसरे के पास नहीं जाएंगे. इसके अंदर प्रायोरिटी इज गिवन टू द प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द क्यू टू व्हिच दे
बिलोंग। इंडिविजुअली उनकी प्रायोरिटी क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर वो इस टाइप की प्रोसेस है तो वो उस क्यू की प्रायोरिटी के बेसिस पे शेड्यूल होगी। ठीक है ना, यहाँ पर अगेन दो चीजें हो सकती हैं कि अगर ऑलरेडी आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी की क्यू खाली हो गई और आप लोअर प्रायोरिटी की क्यू से प्रोसेस को शेड्यूल करने चले गए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कोई नई प्रोसेस आ जाती है हायर प्रायोरिटी क्यू में, तो अगेन दो तरीके हैं, प्रीएम्प्टिव या नॉन प्रीएम्प्टिव। इसका मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव मींस आप पहले उस लोअर प्रायोरिटी की क्यू के प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट होने दोगे, उसके बाद आप हायर प्रायोरिटी की क्यू से प्रोसेस को शेड्यूल करोगे। दूसरा प्रीएम्प्टिव, इसका मतलब द मोमेंट अ न्यू प्रोसेस अराइव इनटू द हायर प्रायोरिटी क्यू, आप लोअर प्रायोरिटी क्यू की जो भी प्रोसेस रन कर रही होगी सीपीयू पे उसको प्रीएम्प्ट कर दोगे और उसी पॉइंट पर आप हाईएस्ट प्रायोरिटी की क्यू से आपकी जो नई प्रोसेस आई है उसको शेड्यूल करोगे। दैट्स वन वे। अनदर इज टाइम स्लाइसिंग। इसका मतलब आप एक टाइम स्लॉट डिवाइड कर दोगे कि इतने टाइम का स्लॉट है और उस टाइम को तीनों क्यूज थोड़े थोड़े टाइम के लिए शेयर करेंगे। क्लियर? अब बात समझना, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है that if new processes keep coming in the higher priority queues, then the processes waiting in the lower priority queue will eventually starve. आया ना? If the processes keep coming in the higher priority queue, then the processes waiting in the lower priority queue will eventually starve. So you may note down. Oh. In multi-level queue scheduling, the processes keep coming in the higher priority queue, then processes waiting in the lower priority queue may starve. शमका, तो ये हो गई हमारी एक नेक्स्ट टाइप की। अब हम बात करेंगे एक और शेड्यूलिंग की, विच इज मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूल। क्या है अगली शेड्यूलिंग? मल्टी लेवल feedback. Now we'll take the feedback. Sir, what is this story? समझते हैं सर, कहानी ये है कि अगर बच गए तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी आपकी रेडी स्टेट में देयर विल बी नंबर ऑफ क्यूज। अगेन मल्टी लेवल तो है, यहां पर भी बहुत सारी क्यू होंगी, लेकिन आपके मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में क्या हुआ, जानना अच्छे से, चीजों को समझने की कोशिश करना। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में क्या हो रहा था? मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में प्रोसेस किस क्यू में जाएंगी, ये डिपेंड करता था आपके प्रोसेस की क्लास को, आपके प्रोसेस की टाइप को। इसका मतलब एक न्यू प्रोसेस रेडी क्यू 1 में भी जा सकती थी, एक न्यू प्रोसेस रेडी क्यू 2 में भी जा सकती थी, एक न्यू प्रोसेस रेडी क्यू 3 में भी जा सकती थी, बेस्ड ऑन द टाइप और क्लास। ठीक है,
और दूसरी चीज क्या कि इसमें कभी भी प्रोसेस एक क्यू से दूसरी क्यू के बीच में मूव नहीं कर सकती थी। यहां पर कभी भी प्रोसेस ऊपर वाली क्यू से ना तो नीचे वाली क्यू में आ सकती थी और ना ही नीचे वाली क्यू से ऊपर वाली क्यू में जा सकती थी। लेकिन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में क्या होगा? मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में सबसे पहले तो देयर आल्सो विल हैव नंबर ऑफ मल्टी लेवल क्यू, बट all the processes will be first inserted, all the processes will be first inserted into top level queue। जो भी आपकी टॉप लेवल की क्यू है, हाईएस्ट प्रायोरिटी की क्यू है, सबसे पहले आपकी सारी की सारी प्रोसेस उस क्यू में जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आप अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग क्यू में अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो जनरल कॉन्सेप्शन होता है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेड्यूलिंग इज टू minimize the average waiting time, minimize the average turnaround time and maximize the response time, है ना? सॉरी, मैक्सिमाइज द रिस्पॉन्सिवनेस और मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम, ये कहानी था। तो कौन सी चीज थी जो इन तीनों चीजों को सपोर्ट करती? बात समझना। अगर मैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का यूज करता हूं, अगर मैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम का यूज करता हूं विद अ शॉर्ट टाइम क्वांटम, विद अ शॉर्ट टाइम क्वांटम, तो क्या होगा? सबसे पहले मैं सारी की सारी प्रोसेसेस को इस रेडी क्यू 1 में डालूंगा। इस रेडी क्यू 1 का टाइम क्वांटम लेट्स अज्यूम कि 2 नैनो सेकंड, 2 मिली सेकंड और 2 माइक्रो सेकंड का है। तो सबसे पहले सारी की सारी प्रोसेसेस इसी क्यू से शेड्यूल होंगी। नाउ सब प्रोसेस को 2 माइक्रो सेकंड तक काम करने का मौका मिलेगा। अगर 2 माइक्रो सेकंड में वो अपना काम करके एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाती हैं तो वेल एंड गुड, है ना? और अगर 2 मिली सेकंड में वो अपना काम करके कंप्लीट करके बाहर नहीं निकल पाती तो क्या होगा? आप उस प्रोसेस को डिमोट कर दोगे, उसकी प्रायोरिटी को रिड्यूस कर दोगे। इसका मतलब आप उस प्रोसेस को मूव कर दोगे टू द नेक्स्ट लोअर क्यू। नाउ अगेन कहानी वही होगी, सबसे पहले शेड्यूलिंग होगी कहां से? हायर प्रायोरिटी क्यू से। जब हायर प्रायोरिटी की क्यू जब हायर प्रायोरिटी की क्यू से सारी की सारी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, तब जाकर के मैंने जिनको डिमोट कर दिया था उन प्रोसेस की शेड्यूलिंग के लिए आऊंगा, उनको बोलूंगा तुम बहुत बड़े थे। उनको डिमोट क्यों किया गया? उनको डिमोट इसलिए किया गया क्योंकि वो एक गिवन टाइम जिसके अंदर मैं चाहता था कि प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले, उसमें एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाई। इसका मतलब वो लेंथी प्रोसेस है। तो उनको बोलेंगे भाई तुम देखो वेट करवा रहे हो, तुम नीचे जाओ, तुमको तब एग्जीक्यूट करेंगे जब हमारे पास जो छोटी छोटी प्रोसेस आ रखी है उन सबका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए। जब इन सबका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं नीचे जाऊंगा, फिर यहाँ पर उन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करूंगा। और मुझे पता है कि ये प्रोसेस लेंथी थी तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम क्वांटम ले लूंगा। अगर यहाँ पर भी कंप्लीट, अगर यहाँ से कंप्लीट करके निकल गई तो वेल एंड गुड। अगर यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं कर पाए तो बोलूंगा तुम तो एक काम करो, तुम अपना सर पकड़ो और सबसे नीचे वाली क्यू में जाकर के बैठ जाओ। जिस दिन बाकी सारे लोगों का एग्जीक्यूशन हो जाएगा उस दिन तुम निकम्मे लोगों का एग्जीक्यूशन करने के लिए आएंगे और तुमको फास्ट कम फास्ट मैनर में एग्जीक्यूट करके बाहर निकाल देंगे। समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो इस टाइप से स्टोरी हो सकती है ना। तो ये तो एक तरीका था जिससे मैं प्रोसेस को नीचे मूव करता हूं, ये वो तरीका है जिससे मैं प्रोसेस को नीचे मूव करता हूं। मैं यहाँ पर प्रोसेस को प्रमोट भी कर सकता हूं। इसका मतलब प्रोसेस को उनकी उनकी प्रायोरिटी को इंक्रीज भी कर सकता हूं। कैसे? मैंने, हम लोगों को याद करो, हम लोगों ने एक एजिंग का कॉन्सेप्ट देखा था। क्या देखा था? हमने एक एजिंग का कॉन्सेप्ट देखा था। अगर कोई प्रोसेस एक पर्टिकुलर लेवल के बियॉन्ड वेट कर चुकी हो किसी क्यू में तो बोलूंगा भाई कितना वेट करेगी, फिर मैं उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज कर दूंगा और उसको जो नेक्स्ट अपर लेवल की क्यू है उसके लिए प्रमोट कर दूंगा। क्लियर है? समझ में आया क्या बोलने की कोशिश किया मैं? तो यहां पर भी बहुत सारी क्यू होंगी। So just note down. And this scheduling algorithm also we will have number of ready queues in the ready state
number of ready queue in the ready state. But the only difference, or but in this scheduling algorithm, uh, all processes are first inserted into the top level queue. Are first inserted into the top level queue, that is highest priority queue. And we can define the criteria based on which process from a particular queue can be moved into a lower level queue हायर लेवल क्यू। तो कहानी क्या, सबसे पहले मल्टीपल लेवल्स ऑफ क्यू यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसेस जब आएंगी तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोसेस आते टाइम किसी पर्टिकुलर क्यू के अंदर जाएंगी, नहीं, सारी की सारी प्रोसेस सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू के अंदर ही जाएंगी। ठीक है ना, उस हायर प्रायोरिटी क्यू से आपकी प्रोसेसेस को शेड्यूल किया जाएगा इन फर्स्ट आउट ऑर्डर मैनर, फीफो मैनर, राउंड रॉबिन एक्चुअली वर्क्स ऑन द कांसेप्ट ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है नाउ, एंड दोस प्रोसेसेस विल बी अलाउड टू execute on the CPU for a certain period of time. If the processes can complete their execution in that time, they will complete their execution and leave the CPU, leave the memory. If they do not complete their execution in the given time period, then those processes will be preempted from the CPU and they will be inserted into the lower priority queue. That is, their priority will be in decrease. Now, the processes from that lower priority queue can be scheduled only when you have scheduled all the processes from the higher priority queue. तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज होगी जो पहले हुआ था। कैसा, यहाँ पर भी आप बहुत सारी क्यू बनाओ। हाँ। क्या होगा सर, आपके पास ये बहुत सारी क्यू है। दिस इज योर रेडी क्यू 1, दिस इज योर रेडी क्यू 2, रेडी क्यू 3, रेडी क्यू 4. There also will assign the priority exactly same as multi-level queue. We will assign the priorities to the queue
दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू। जो टॉप लेवल पे क्यू है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू, और जो लोएस्ट लेवल पे क्यू है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं लोएस्ट प्रायोरिटी। नाउ क्या बोला हमने, सुनना अच्छे से। जितनी भी प्रोसेस आएंगी न्यूली, जितनी भी नई प्रोसेस आएंगी वो सबसे पहले कैसे कहा जाएंगे, ऑल न्यू प्रोसेसेस are first inserted into highest priority queue। क्लियर, सुनना अच्छे से। अब लेट्स एज्यूम, यहाँ पर एज्यूम करने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पर ये फिक्स होगा कि अगर आप मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग बना रहे हो तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पर जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होंगी यूज होंगी वो जनरली राउंड रॉबिन होंगी या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विल बी यूज ओनली इन दी लास्ट लेवल क्यू, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विल बी यूज ओनली इन दी लास्ट लेवल। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप यूज करोगे राउंड रॉबिन। Let's assume whatever. Let's assume we are using time quantum equals to. Let's assume we are using time quantum equals to 2. Now, क्या होगा? Processes will first insert into this ready queue 1. बाकी किसी और प्रोसेसेस में बाकी किसी और क्यू में प्रोसेसेस डायरेक्टली नहीं जा सकती, बाकी किसी और क्यू में प्रोसेसेस डायरेक्टली नहीं जा सकती। इसका मतलब all the processes first will enter into the ready queue 1 and the processes will be scheduled from this ready queue 1 in what order, क्योंकि आप राउंड रॉबिन यूज कर रहे हो तो यहाँ पर जो शेड्यूलिंग होगी वो बेस्ड ऑन अराइवल टाइम होगी, क्योंकि राउंड रॉबिन का क्या है कौन सा क्राइटेरिया, अराइवल टाइम प्लस टाइम क्वांटम। लेकिन जब मैं राउंड रॉबिन एक्चुअल में इंप्लीमेंट करता हूं, नॉर्मल एक सिंगल लेवल क्यू में राउंड रॉबिन इंप्लीमेंट करता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि एक प्रोसेस रेडी क्यू से निकलेगी और वो सीपीयू पे जाएगी। अगर उसने टाइम क्वांटम में अपना काम कंप्लीट कर लिया तो ठीक, वो सिस्टम से बाहर, और अगर कंप्लीट नहीं कर पाई तो क्या करेगी, अगर कंप्लीट नहीं कर पाई तो उस प्रोसेस को मैं वापस से सेम रेडी क्यू में डाल देता था और प्रेम करा करके वापस से रेडी क्यू में डाल देता था और रेडी क्यू से नई प्रोसेस को सीपीयू पे शेड्यूल कर देता था। लेकिन इस बार अलग होगा। क्या अलग होगा सर? यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी होगी कि सबसे पहले प्रोसेसेस विल बी शेड्यूल्ड फ्रॉम दिस रेडी क्यू 1। नाउ क्या होगा, प्रोसेस विल लीव द सिस्टम इफ इट कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। टाइम क्वांटम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम छोड़ के दूसरे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में एग्जिस्ट नहीं करता ना। क्षितिज कैसी बात कर रहे हो, कब आए हो तुम, कितने दिनों से पढ़ रहे हो, कब की क्लास है, कितनी क्लासेस देखी हैं, ऐसी गंदी बातों की जवाब मत मांगा करो। क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, ये है if process completes its execution in given time, then it leaves the memory, ठीक है। But what happens if the process cannot complete its execution in the given time? Now, if the process cannot complete its execution in the given time, then that process will be preempted. That process will be preempted from the CPU, and that process will be inserted into the lower priority queue. Clear? तो ये वाली चीज कब होगी सर? ये काम होगा कब? If the process cannot complete its execution in the given time quantum, then the process will be moved to the lower level queue. Process
कैन नॉट कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन in the given time, then it is moved to lower priority queue. शंका क्या हुआ? अब क्या होगा? हो गया तो धीमे धीमे यहां से सारी की सारी प्रोसेस को मैं सबको टू टाइम क्वांटम दूंगा ना। टू टाइम क्वांटम में कुछ प्रोसेस कंप्लीट होकर के बाहर निकल जाएंगी और कुछ प्रोसेस जो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वो नीचे वाली क्यू में अंदर चली जाएंगे। इस नीचे वाली क्यू से प्रोसेस का शेड्यूलिंग कब होगा? इस नीचे वाली क्यू से, अगेन है तो मल्टी लेवल क्यू ही ना, तो इस नीचे वाली क्यू से शेड्यूलिंग कब होगी प्रोसेस की? जब ये हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू की सारी प्रोसेस शेड्यूल हो चुकी हो। तो जब इस सेकंड क्यू पे आऊंगा तो यहां पर भी मैं यूज राउंड रॉबिन ही करूंगा। यहां पर भी मैं यूज क्या करूंगा? राउंड रॉबिन ही करूंगा। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग निकम्मे, ये लोग क्या है, वो बोलते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? ढीठ लोग। ये ढीठ लोग हैं, ये छोटे मोटे टाइम में अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकते। मुझे पता है तुम ढीठ लोग हो, तुमको कितना टाइम, अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा टाइम दिया था, तुमसे कुछ हुआ नहीं। एक काम करो, तो ढीठों के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने बोला लो भाई तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये डबल ही होगा, ये कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स अज्यूम मैंने इसको इस बार टाइम क्वांटम 6 दे दिया। लेट्स अज्यूम कि मैंने इसको इस बार टाइम क्वांटम 6 दे दिया, तो क्या होगा? अब तुम ढीठ थे तो टाइम क्वांटम 6 में इनमें से कुछ प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन करके निकल जाएंगी, ठीक है। लेकिन वो लोग जो कतई ढीठ है, ठीक है, जो 6 टाइम क्वांटम में भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाया, हम उनको बोलेंगे चाचा तुम ना परेशान मत करो, तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमको ये प्रायोरिटी दी जाए, तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमको ये प्रायोरिटी दी जाए। तो तुम एक काम करो और नीचे चलो, तो हम प्रोसेस को और लोअर लेवल वाली प्रायोरिटी में भेज देंगे। फिर क्या होगा? फिर जब ये दोनों लेवल खाली हो जाएंगे, जब ये दोनों लेवल से सारी की सारी प्रोसेस खाली हो जाएंगी, क्या बोल रहा, समझना बात को। आप यहां से शेड्यूल कर रहे थे, इन बिटवीन अगर यहाँ पर कोई प्रोसेस आ जाती है, नई प्रोसेस आ जाती है, तो पहले यहां से शेड्यूलिंग होगी, फिर मैं वापस से इस वाली क्यू के ऊपर आऊंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, है ना? है ना? तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर एग्जांपल। वो वाला कॉन्सेप्ट तो मल्टी लेवल क्यू वाला तो चलेगा ही चलेगा कि अगर मैं रेडी क्यू 2 से प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था, ये खाली हो गई और इससे एग्जीक्यूट कर रहा था, और बीच में अगर कोई नई प्रोसेस आ गई, तो फिर मैं इसके बाद यहाँ की प्रोसेस को शेड्यूल करूंगा। वो अपना टाइम काम करके खत्म हो गई तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको नीचे भेज दूंगा और फिर इस वाली क्यू के ऊपर आकर के और यहाँ से शेड्यूलिंग करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर ऊपर प्रोसेस आ गई और एक बार यहाँ चला गया तो ऊपर वालों को नहीं तुम वेट करो, नहीं। प्रायोरिटी तो सबसे ज्यादा इसी की है। एज लॉन्ग एज एनी प्रोसेस इज अवेलेबल इन दिस टॉप लेवल क्यू, प्रोसेस विल गेट शेड्यूल्ड फ्रॉम दिस क्यू। चलो अब बोला चलो तुम तो इसके बाद तुम कतई ढीठ लोगों को और थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया। बोला यार तुम एक काम करो, तुम खुश रहो, तुम 16 टाइम यूनिट ले लो, और क्या जान लोगे बच्चे की, है ना? तो हमने इसको 16 टाइम यूनिट, कुछ भी हो सकता है, नंबर के ऊपर फोकस मत करो। मैं सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूं कि हो क्या रहा है ना। अरे अब तो कर लो, बच्चे की जान लोगे क्या? अभी भी नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे। जीवन में कुछ लोगों को डिसऑन कर देना ही पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो बोले तुम एक काम करो, तुम जाओ, इसको डिसऑन कर दिया, बोले तुम सबसे नीचे जाकर के बैठ जाओ। यहाँ पर वी कैन यूज FCFS। बोले भाई तुम तो क्या है, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम इस, और सुनना बात को, अभी एक चीज बताऊंगा। यहां पर आप राउंड रॉबिन भी यूज कर सकते हो विथ हाई टाइम क्वांटम। नोबडी विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दिस। तो इसमें क्या होगा, इस वाले केस में हमने सिर्फ ऐसा सीधा सीधा लिख दिया है। यहाँ पर दो चीजें होंगी। अगर मैं टाइम क्वांटम वाला यूज करता हूं, अगर मैं टाइम क्वांटम वाला यूज करता हूं, तो क्या होगा, एक टाइम क्वांटम में एग्जीक्यूट कर पाई तो ठीक है, नहीं तो यहां से प्रीएम्प्ट होकर के वापस से इसी क्यू में घूमती रहेंगी, वापस से इसी क्यू में घूमती रहेंगी, क्योंकि इसके नीचे कोई और क्यू है नहीं, क्योंकि इसके नीचे कोई और
क्यू है नहीं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहां से ट्रांजिशन यहां भी हो सकता है। ये वाला कब होगा, ये वाला यूज होगा इफ वी आर यूजिंग राउंड रॉबिन, इफ वी आर यूजिंग राउंड रॉबिन, कि तुम गिवन टाइम में भी नहीं कर पाए तो अब तुम्हारा क्या ही करना, अब तुम गिवन टाइम में भी नहीं कर पाए तो तुम्हारा क्या ही कर। समझ में आई ये चीज सबको, बोलो समझ में आई। कहानी क्लियर है, एग्जैक्ट मल्टी लेवल क्यू के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पर मैं प्रोसेस को सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी वाली क्यू में ही डालता हूँ, उसी से आपके प्रोसेस के एग्जीक्यूशन शुरू होता है, वहां से धीमे धीमे अगर गिवन टाइम, सबसे पहले हम छोटी प्रोसेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं जो छोटे टाइम क्वांटम में काम करके जा सकती हैं, वो बहुत अच्छी प्रोसेस है, वो जीवन में हमारा थ्रूपुट भी इंक्रीज करती है, वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी इंक्रीज करती है, हमारा एवरेज वेटिंग टाइम भी रिड्यूस करती है ना, तो रिस्पॉन्सिवनेस भी इंक्रीज करती है और एवरेज वेटिंग टाइम भी रिड्यूस करती है, तो ये बहुत अच्छी है। नहीं करे तो बोलेंगे तुम ठीक है यार थोड़ा बहुत सपोर्ट, फिर थोड़ा सा और ले लो, फिर उसके बाद घर जाओ, बाहर में जाओ, है ना, तो ये वाली चीज है ना। ये वाली तो मैंने क्या बोला था, मैंने जो स्टेटमेंट लिखाया था वो ये था, बाकी जो शेड्यूलिंग होगी, बाकी जो शेड्यूलिंग होगी अमंग दी क्यूज दैट विल बी सेम एज मल्टी लेवल क्यू। बाकी सर कंपाइलर डिजाइन प्रतिज्ञा में भी स्टार्ट होगा क्या कल से लाइव में, तो हो रहा, नहीं 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 प्रतिज्ञा, यार मैं जिस चीज के बारे में मुझे नहीं पता है मुझसे क्यों पूछ रहे हो, पता करो, पता करो। प्रतिज्ञा कल 29 है ना, तो कल 29 है, तो 7 बजे सुबह से शायद कंपाइलर शुरू तो हो रहा है, कल सुबह 7 बजे से शायद कंपाइलर शुरू तो हो रहा है ना। अब वो लाइव वेब पे तो हो रहा है, तो अगर लाइव वेब पे हो रहा है तो प्रतिज्ञा में हो रहा है या नहीं, ये नॉट श्योर ब्रो, डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंट इंफॉर्मेशन सर, एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस मूव टू, हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, हायर प्रायोरिटी पे भी ले चलेंगे। तो बाकी जो शेड्यूलिंग होगी वो एक्जेक्टली मल्टी लेवल क्यू जैसे होगी, कि यहाँ से सबसे पहले प्रोसेस शेड्यूल होंगी, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक नीचे नहीं जाऊंगा, नीचे वाली पे आ गया और बीच में कोई प्रोसेस आ गई तो मैं यहाँ की प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को छोड़ के पहले यहाँ से एग्जीक्यूशन करूंगा, फिर से जब ये खाली हो जाएगी तो फिर नीचे आऊंगा एंड सो ऑन, तो ये मैं सब करता रहूंगा, ठीक है। नाउ मैंने आपसे एक चीज और लिखी थी, क्या लिखी थी, नाउ सबसे पहले तो टॉप लेवल के ऊपर जाएंगी एंड वी कैन डिफाइन द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच प्रोसेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्यू कैन बी मूव्ड इनटू लोअर लेवल क्यू, जो तो मैंने कर दिया। लोअर लेवल क्यू पे कब जाओगे, जब आप गिवन टाइम में अपना काम नहीं कर पा रहे, और हायर लेवल क्यू, नाउ ये वाली चीज हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, ये वाली चीज दैट हायर लेवल क्यू में जा पाओ ये हमेशा जरूरी नहीं है, ये जो हायर लेवल क्यू में जाने वाला काम है ये स्पेसिफिक होगा हायर लेवल क्यू, ये क्यों करेंगे, टू अवॉइड स्टार्वेशन, इसका मतलब कोई प्रोसेस हमेशा ही वेट करती ना रह जाए, टू अवॉइड स्टार्वेशन। ना ऐसा क्या करेंगे, अब बात समझना, प्रायोरिटी बेस्ड चीजें हो रही है ना, प्रायोरिटी बेस्ड चीजें हो रही है, तो टू अवॉइड स्टार्वेशन बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग। तो क्या बोला था एजिंग के अंदर, अगर एक प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम तक वेट कर चुकी हो, अगर एक प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम तक वेट कर चुकी हो, तो एक जो भी हमने टाइम बता दिया कि एक प्रोसेस आई किसी क्यू में और अगर उसको इतना देर उस क्यू में हो गया, अगर कोई प्रोसेस आई किसी क्यू में और उसको एक टाइम पीरियड से ज्यादा टाइम हो गया है, तो हम उसको प्रमोट कर देंगे हायर लेवल क्यू में, तो हम उसको प्रमोट कर देंगे हायर लेवल क्यू में। तो इसके लिए सर एक नया सा कलर ले लो, कोई तो कलर हो जो जीवन में रंग भर दे, सब भर चुके हैं रंग, सफेद ही अच्छा है, व्हाइट इज बेस्ट। processes
has waited enough for a process. If a process has waited for a given time into the queue, then it can be moved to next higher level queue. It can be moved to next higher level queue. Clear है शुभेंदु? Sir, the example of process move to higher priority queue. क्लियर है? हम यहाँ पर एजिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे. क्या करेंगे? एजिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे. देयर आर अदर वेज एज वेल. देयर आर अदर वेज एज वेल. सो there are the ways of doing it. वो भी बता दूंगा. आप सब कुछ जानना चाहते हो तो सभी कुछ बता दूंगा. मैं अपने पास रख के करूंगा क्या? चलो भाई, तो पहले कुछ चीज बता रहा था, उसके ऊपर बात कर लेते हैं. क्या सबसे पहले तो एजिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है. अब दूसरा, सर आप कह रहे हो देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट. तो क्या सर दो टाइप की प्रोसेस होती है. सर कौन कौन से टाइप की? सर एक होती है सीपीयू बाउंड प्रोसेस, एक होती है आईओ बाउंड प्रोसेस. एक होती है सीपीयू बाउंड प्रोसेस, एक होती है आईओ बाउंड प्रोसेस. अगर प्रोसेस आईओ बाउंड प्रोसेस है, ठीक है, तो उन प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को फेवर किया जाता है इन जनरल. अगर प्रोसेसेस आईओ बाउंड प्रोसेसेस हैं तो उन प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन को फेवर किया जाता है इन जनरल, क्योंकि आईओ बाउंड प्रोसेसेस कैसी प्रोसेसेस हैं जो मैक्सिमम टाइम अपने लाइफ स्पैन का मैक्सिमम टाइम आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम निकालती हैं और बहुत थोड़ा सा टाइम है वो सीपीयू का कंज्यूम करती हैं. इसका मतलब they are eventually smaller size processes. They are eventually smaller size processes. Weighted के ऊपर क्वेश्चन मार्क. विवेक इंतजार कर चुकी हो. अच्छा वेटेड, सॉरी. थैंक यू. मैंने कहीं और भी ऐसा कर दिया है तो वेट के अंदर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. ओहो, वेटेड. थैंक्स. मेक दिस करेक्शन. मैंने कहीं और भी लिख दिया है शायद, फिर ऐसा पता नहीं, देख लेना. मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए. क्या है ना, कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो वेट का वर्ड जैसे दिमाग में आता है तो वो स्पेलिंग मेरे साथ हमेशा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि हम वेइंग फैक्टर, बिट्स का वेट और हर चीजों को कितना वेट दिया जा रहा है उस चीज के ऊपर बात करते हैं, तो मुझसे हमेशा मैक्सिमम टाइम स्पेलिंग लिखते टाइम वेटेड की जगह ये वाली वेटेड हो जाती है और अक्सर हो जाता है. तो जस्ट मेक श्योर कि अगर कहीं ये वाली गलती आगे जाकर के फ्यूचर में फिर से हो तो आप इसको सही कर पाओ, है ना. देखो यार, सीधी बात समझने की कोशिश करो. कोई हम बचपन के अंग्रेज तो है नहीं, सोचते तो हिंदी में ही है, और उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं. अगर किसी की अंग्रेजी बुरी नहीं है ना, तो आप लोगों में से कई लोगों को ये डर लगता होगा. मैं तो खुद बोलता हूँ कि शर्म की कोई बात नहीं है. हम लोग, मैं जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग बड़े हुए हैं वहां पर अगर आपकी अंग्रेजी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. किसी को समझ में आ गया, आपने कुछ बोला, उसने आपसे कुछ बोला, आप समझ गए, दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, तो दैट्स ओके. मेरी भी कोई ऐसी नहीं है. मैं भी कुछ तो भी कोशिश करता रहता हूँ, बोल देता हूँ, कुछ को नहीं आता. इंग्लिश की रिकॉर्डिंग चल रही है आजकल तो उसके चक्कर में और थोड़ा बहुत ज्यादा निकलने लग गई है, क्योंकि वो थोड़ा सा दिमाग में घुस गया है. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है. बट ऐसी कोई गलती हो तो उसको प्लीज क्षमा कर दीजिएगा. उसके लिए कोई बहुत ज्यादा
टेंशन ना लीजिएगा। चलो, किसने बोला? हाँ, एग्जाम्पल आपको डीपीपी में मिल जाएंगे यार, उसकी चिंता मत किया करो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था कि अगर प्रोसेस आईओ बाउंड प्रोसेसेस हैं, अगर प्रोसेसेस आईओ बाउंड प्रोसेस हैं, तो जनरली वो बहुत कम टाइम के लिए आपका वो बहुत कम टाइम के लिए क्या करती हैं, वो बहुत कम टाइम के लिए सीपीयू का टाइम कंज्यूम करेंगी, मैक्सिमम टाइम वो आईओ पे ही परफॉर्म करते हैं। तो अगर इसका अदरवाइज एक्चुअल में दिस आर जस्ट द इम्प्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट, दिस आर जस्ट द इम्प्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट। क्या इम्प्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं, तो इसका मतलब किसी ने इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करते करते सीपीयू पर एग्जीक्यूट कर रही हो, अगर कोई प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट कर रही हो और सीपीयू पर एग्जीक्यूट करते करते अगर वो अचानक से आईओ ऑपरेशन की डिमांड करते, अगर कोई प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट कर रही हो तो अचानक से वो आईओ ऑपरेशन की डिमांड करते, तो हम बोलेंगे अरे तुम तो आईओ ऑपरेशन वाली प्रोसेस हो बेटा, इसका मतलब शायद तुम आईओ बाउंड प्रोसेस हो। तो उसको हम धीमे से बोलेंगे अच्छा तुम आईओ वाली एक काम करो, तुम हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस में चली जाओ, तो धीमे से शायद तुमको थोड़ा सा ही काम और करना हो सीपीयू पे, बाकी तुम आईओ वाईओ कर चुकी हो, तो तुम्हारा काम खत्म होने के लायक ही लगता है, तुम ज्यादा देर के लिए सीपीयू कंज्यूम नहीं करना चाहते। तो दिस अनदर आर्टिफैक्ट कि आप जिस तरीके से प्रोसेस को लोअर प्रायोरिटी क्यू से हायर प्रायोरिटी क्यू पे मूव कर सकते हो, बट दिस आर नॉट, आई मीन किसी भी क्वेश्चन में ये वाली चीज यूज नहीं, किसी भी क्वेश्चन में ये वाली चीज यूज नहीं होगी, दिस फॉर श्योर। दिस जस्ट अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या ऐसा किया जा सकता है, तो यू कैन डिफाइन द क्राइटेरियाज फॉर डूइंग इट, यू कैन डिफाइन द क्राइटेरियाज फॉर डूइंग इट। नाउ अगली चीज समझना हो गया, तो इसके ऊपर ज्यादा मत फोकस करना। अगर किसी प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम, गिवन टाइम आपने बोल दिया कि इतने टाइम तक वेट करेगा, तो हम उसको, कोई प्रोसेस अगर उतने गिवन टाइम के लिए वेट कर चुकी हो, तो हम उसको उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज कर देंगे, इसका मतलब उसको अपर लेवल क्यू के ऊपर भेज देंगे। ठीक है, हाँ, ऐसा हो सकता है। या तो फिर अगर कोई प्रोसेस आईओ ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करे, तो हम बोलेंगे आईओ बाउंड प्रोसेस, तो हम उस ऐसी प्रोसेस को भी हायर लेवल प्रोसेस में मूव कर सकते हैं। नाउ अब तीसरी चीज समझना, दिस आर द राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, दिस आर द राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। ठीक है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। तो इनके लिए अराइवल टाइम कौन सा यूज होगा? सुनना, दिस इज अ कॉमन मिस्टेक। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप विद इन दी क्यू शेड्यूलिंग कर रहे हो ना, तो जब मैं इसके अंदर राउंड रॉबिन लगाऊंगा, तो जो शेड्यूलिंग होगी वो उस अराइवल टाइम के बेसिस पे होगी जिस टाइम पर आपकी प्रोसेस इस रेडी क्यू में आती है। उसका मेमोरी में आने से कोई लेना देना नहीं है, उसका मेमोरी में आने से कोई लेना देना नहीं है, उसका इस चीज से लेना देना है कि वो रेडी क्यू 1 में कब आती है। नाउ जब मैं ये सेकंड वाली, जब मैं इस रेडी क्यू 2 के ऊपर राउंड रॉबिन लगाऊंगा, जब मैं इस रेडी क्यू 2 के ऊपर राउंड रॉबिन लगाऊंगा, तो वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो जो प्रोसेस है वो रेडी क्यू 2 में कब आई थी। उसका मेमोरी में आने वाले टाइम से कोई लेना देना नहीं है, समझ लो ना बात को, उसका मेमोरी में आने वाले टाइम से कोई लेना देना नहीं है। अगर रेडी क्यू 3 से किसी प्रोसेस के ऊपर शेड्यूलिंग करूंगा, तो उसका जो अराइवल टाइम होगा वो कौन सा होगा? जिस टाइम पे वो प्रोसेस रेडी क्यू 3 में आई है। इसका मतलब वो सीपीयू को छोड़ करके, प्रीएम्प्ट होकर के, और जो रेडी क्यू 3 में जिस टाइम पे आई होगी, वो उसका अराइवल टाइम बनेगा विद रिस्पेक्ट टू रेडी क्यू 3। सिमिलरली यहां पर जो अराइवल टाइम बनेगा, दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एट व्हिच द प्रोसेस अराइव इनटू द रेडी क्यू 4। तो ये जो वेटिंग टाइम की बात कर रहे हो ना, कि एक प्रोसेस वेट कर चुकी हो उतनी देर के लिए, उतनी देर के लिए उस पर्टिकुलर क्यू में वेट कर चुकी हो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर अराइवल टाइम, उस पर्टिकुलर क्यू में वेट कर चुकी हो बेस्ड ऑन दैट अराइवल टाइम। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए, आई मीन प्रोसेस का अराइवल टाइम मेमोरी के लिए कुछ और है, प्रोसेस का अराइवल टाइम मेमोरी के लिए कुछ और है, लेकिन विद इन जो शेड्यूलिंग हो रही है वो तो विद इन दी क्यू हो रही है। तो अगर शेड्यूलिंग विद इन दी क्यू हो रही है, तो आप उस शेड्यूलिंग के पर्पस से जो अराइवल टाइम कंसीडर करोगे, उस शेड्यूलिंग के पर्पस से अराइवल टाइम वो कंसीडर करोगे जिस टाइम पर वो प्रोसेस उस क्यू में आती है, जिस टाइम पर वो प्रोसेस उस क्यू में आती है। क्लियर? क्लियर है सबको? बोलो बोलो बोलो, क्या क्लियर है सबको? यार बोला करो, मैं छोड़ छाड़ के क्लास बंद कर दूं क्या? भैया बंद कर देना, एंड कर दो सेशन, एंड कर दो सेशन, नहीं चलाना क्लास बस। हाँ, देखते हैं बोलते हैं या नहीं, नहीं तो करो एंड।
चलो हो क्या भैया, दोनों शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सबको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग भी हो गई है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग भी हो गई है। सोचने समझने के लिए बहुत कुछ है, सोचने समझने के लिए बहुत कुछ है, अदरवाइज ज्यादा कुछ है। चलो तो अब एक काम करते हैं, हमारे वर्कबुक के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सर स्टोरी क्या, स्टोरी ये कि आज की डेट में हमारा हो जाएगा शेड्यूलिंग खत्म। क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के साथ हमारी शेड्यूलिंग हो जाएगी एंड, और कल से हम करेंगे सिंक्रोनाइजेशन। उसके लिए तैयार होकर के आना, कल तक इसकी वर्कबुक की प्लानिंग करता हूँ पूरे में। तो जरा देख करके कल से सारे लोग तरीके से क्लास में आ जाना, क्योंकि कल से हम फिर देखने वाले हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो जिन लोग सिंक्रोनाइजेशन के लिए सर बढ़ा दो कर रहे थे ना, वो अगर कल नहीं आए तो बस फिर यूट्यूब बंद। अगर नहीं आओगे तो फिर यूट्यूब बंद। तो मुझसे भी ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो ना यार, अगर तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट मत करो। तुमको ही चाहिए, हमको कुछ ना मिले, बस जीवन में यही कहानियां है। चलो भैया क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे कहाँ हो भाई, ओके गिव मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। गिव मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ऑलरेडी बोल चुका था सारे क्वेश्चन कर लो। यूट्यूब वाले गाइस आप लोग यहीं पर ट्राई कर लो फटाफट फटाफट। लाइव ऐप वालों के पास वर्कबुक थी, अगर आप में से किसी के अच्छे रिलेशनशिप होंगे, किसी के अच्छे रिलेशनशिप होंगे तो आप में से जिस तरीके से आपने कल टेलीग्राम ग्रुप में वर्कबुक मांगी थी तो आपको मिल गई होगी, ठीक है। अगर अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो आपको वर्कबुक नहीं मिली होगी, तो आपने क्वेश्चन नहीं किए होंगे। बट अब देखो, अब करो। ओके तनुजा, गाइस इट्स 7:06, मुझे प्लीज 2 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, 2 मिनट में आता हूँ। दो नहीं, अगर जेन्युइनली बोलूं तो शायद 4-5 मिनट का ब्रेक, 4 से 5। आप एक काम करो, 20 कर चुके हो 21 भी ट्राई कर लो, 20 कर चुके हो 21 भी ट्राई कर लो। जो लोग अभी यूट्यूब पे हैं वो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लें, 20 21, एंड आई विल टेक 4 to 5 minutes। चलो भाई आगे आगे आगे, आंसर 20 is 9 यूनिट। 20 11, 20 का 11 कैसे आ गया भाई? चलो देखते हैं, कोई दिक्कत, करते हैं। क्या बोल रहे सर? 4 jobs to be executed on a single processor system arrive at time 0 plus, obviously on 0, इसका मतलब 0 ही कहना चाह रहा है, ठीक है। in the order 0 plus, in the order A B C D, इसका मतलब 0 प्लस पे सब आई हैं, 0 प्लस पे सब आई हैं। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या कि सर टाइम 0 पे, अगर उसने क्या बोला, अगर उसने सिर्फ बोला था टाइम 0 पे ये चारों प्रोसेस आती तो आप कंफ्यूज हो जाते कि टाइम 0 पे चारों आई हैं तो किसको पहले शेड्यूल करें, ठीक है। तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वहां प्रोसेस आईडी यूज कर सकते थे, बट द आइडिया उसने बोल दिया है इन दी ऑर्डर, इसका मतलब टाइम 0 पे आई है, लेकिन इन चारों में सबसे पहले कौन आई है? ए आई है, फिर बी आई है, फिर सी आई है, फिर डी आई है, ठीक है। Now the bus times, bus CPU time required are 4181 time units respectively. The completion time of A, प्रोसेस ए कब कंप्लीट करेगी अंडर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग
विद टाइम स्लाइस ऑफ 1 यूनिट इज। 1 यूनिट की टाइम स्लाइस है। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा 2 पैसे का क्वेश्चन है और 2 पैसे का ही हम इसको समझ देंगे। कैसे? टाइम 0 पे सबसे पहले आपकी एक रेडी क्यू होगी, उतना याद रखना। आपके पास किस ऑर्डर में आई है प्रोसेस? ए बी सी डी ऑर्डर में आई है, तो इसी ऑर्डर में रेडी क्यू में घुसेंगे। ठीक है, तो टाइम 0 पे सबसे पहले किस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा? प्रोसेस ए का होगा। ठीक है, प्रोसेस ए का होगा ना। अब बात समझना, इन सबके टाइम देख लो पहले तो। ए का कुछ टाइम रिक्वायर्ड है, ए को कितना टाइम रिक्वायर्ड है? ए को 4 टाइम मिनट, बी को 1 टाइम मिनट, सी को 8 टाइम मिनट एंड डी को 1 टाइम। दिस दी टाइम रिक्वायर्ड। सो ये क्या होगा? 0 to 1। सिर्फ टाइम क्वांटम कितना है? 1 टाइम मिनट का है। टाइम स्लाइस 1 टाइम मिनट की है, तो टाइम 0 पे यहाँ से निकली होगी, टाइम मिनट 1 पे इसका जो लेफ्ट ओवर टाइम होगा वो बचेगा 3, और टाइम मिनट 1 पे वापस जाकर के क्यू में खड़ी हो जाएगी। नाउ टाइम 1 पे फ्रंट ऑफ क्यू, फ्रंट में कौन है? बी है। ये 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा, इस पॉइंट टाइम पर ये 0 बचेगी, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट, तो ये वापस से जाकर के क्यू में लगेगी नहीं। फिर सी का होगा, सी को यहाँ से लगाऊंगा टाइम सी पर, ये जाएगी सीपीयू पर। नाउ सी वांट्स टू एग्जीक्यूट फॉर 8 टाइम मिनट, बट इसको मैक्सिमम एक ही टाइम मिनट मिल सकता है, तो ये 7 तक चलेगा। और टाइम मिनट 3 पर ये जो सी है ये वापस से चला जाएगा कहाँ? आपके रेडी क्यू में। टाइम मिनट 3 पर प्रोसेस डी फ्रंट पे है, तो डी की शेड्यूलिंग होगी, डी 4 तक चलेगा। रिमेनिंग टाइम 0 खत्म हो गया, ये वापस से क्यू में नहीं जाएगा। फिर आएगी ए की बारी, ये ए 5 तक चलेगा, इसका लेफ्ट ओवर टाइम 2, और क्योंकि ये अभी भी चलना चाहता है तो ये वापस से कहाँ चला जाएगा? क्यू में चला जाएगा। फिर टाइम मिनट 5 पे सी निकलेगा, ये सीपीयू पर जाएगा, इसको सिर्फ एक ही टाइम अलाउ कर सकता हूँ, तो ये बचेगा 6, ये 6 तक बचेगा। 6 टाइम पर 6 बचेगा, और अभी भी बचा है इसलिए वापस से क्यू में चला जाएगा। फिर क्या होगा? फिर से ए आएगा टाइम मिनट 6 पर, टाइम मिनट 6 पर ए आया, ए 1 टाइम मिनट के लिए चलेगा। या ऑब्वियसली ए 1 टाइम मिनट के लिए चलेगा, रिमेनिंग टाइम इज 1, अभी भी बचा हुआ है इसलिए वापस से क्यू में जाके खड़ा हो जाएगा। फिर 7 टाइम मिनट पे फ्रंट पे कौन है? सी, तो सी लगेगा लाइन में, 1 टाइम मिनट के लिए चलेगा। 5 बचा, अभी भी बचा हुआ है इसलिए फिर से जाकर के लाइन में खड़ा हो गया। हाँ, 8 पे टाइम फ्रंट पे है, ए लगा, ये 1 टाइम मिनट के लिए चला। 9 इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये हो गया 0, इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये आ जाएगा सीपीयू से बाहर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं, सबको सब आता है, सबको सब आता है। आप लोगों को मेरी मजबूरी है कराना, इसलिए मैं करा रहा हूँ, बाकी आप लोगों को सबको सब आता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे आप ये सोच रहे हो कि सर क्यों करा रहे हो। जिनको नहीं आता है उनका कुछ मिस ना हो, वो सिर्फ एक रीजन है, बाकी ऐसा मत सोचो वो नहीं आता है इसलिए करा रहा हूँ। अगर किसी को चीज में डाउट हुआ हो उसके क्वेश्चन सॉल्व किया